नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने 2 क्लासें ली हैं, आज की हमारी तीसरी क्लास है। पहले हमने दो जो क्लासें ली हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा था मंडोर के प्रतिहार वंश के बारे में। आज की हमारी तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, तो पहले हम जो हमारी पिछली क्लास थी उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था 2 क्लासों के अंदर, और बाद में हम इस तीसरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने शुरू किया था गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जहाँ पर हमने पहली क्लास में पढ़ा था उत्पत्ति के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्पत्ति में कुछ विद्वान हैं जिनके कुछ अलग अलग मत हैं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, और ये वीडियो मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर दे दूंगा, जो कि आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किया था, और ये सब चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ में याद करने की कोशिश की थी, जो कि आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरी वीडियो में हमने दोस्तों बात की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी स्रोत के बारे में, जिसमें हमने कुछ जानकारी स्रोत देखे थे कि यहाँ से जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बाद में बात करें दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मंडोर के प्रतिहारों के बारे में। दोस्तों, मंडोर के प्रतिहारों के बारे में हमने पढ़ा था सबसे पहले हरिश्चंद्र के बारे में, उसके बाद में शासक आता है रज्जिल, फिर नरभट्ट, नागभट्ट, सिल्लुक, जौंट प्रतिहार, कक्क प्रतिहार, बाउक, कक्कुक, और अंत में हमने पढ़ा था कि 1395 के अंदर रावचूड़ा को जो है मंडोर दहेज में दे दिया गया था, और तभी से मंडोर शाखा का यहाँ पर अंत हो गया था और राठौड़ शाखा का यहाँ पर उदय हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने मंडोर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ी थी, जो कि सेकंड वीडियो था, और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जो कि आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें गाइडों के अंदर दे रखी हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं। साथ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंडोर प्रतिहार वंश जो है, गुर्जर प्रतिहार वंश किस प्रकार से हैं, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है और आसानी से याद नहीं होता है। तो हम इसको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शानदार तरीके से इसको याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, बात कर रहे हैं हम हमारे तीसरे वीडियो की। आज का हमारा तीसरा वीडियो है, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जालोर, कन्नौज और उज्जैन के प्रतिहार। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कन्नौज के जो प्रतिहार हैं इनको रघुवंशी प्रतिहार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला शासक आता है नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है ना, वहाँ मंडोर सॉरी, वहाँ पर जो नागभट्ट आया था मंडोर में, वो नागभट्ट था, और उसने अपनी राजधानी बनाया था मेड़ता को। ठीक है, यहाँ पर नागभट्ट ये फर्स्ट हैं, वहाँ पर मंडोर के में नागभट्ट हैं, और यहाँ पर नागभट्ट फर्स्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, वो नागभट्ट हैं और ये नागभट्ट फर्स्ट हैं। इसका जो शासनकाल है वो है 730 से 760 ईस्वी तक। ठीक है, और इसको जो है भीनमाल जालोर के अंदर जो है इसको संस्थापक माना जाता है। भीनमाल जालोर का इसको संस्थापक माना जाता है नागभट्ट फर्स्ट को। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, जालोर का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट फर्स्ट को। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से मिलती हैं? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि नागभट्ट फर्स्ट जो है वो भीनमाल जालोर का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में नागभट्ट फर्स्ट के कुछ अन्य नाम भी हैं, कुछ इसकी उपाधियाँ मिली हुई हैं जो कि आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। ठीक है, और कई बार प्रश्न आए भी हैं। देखिए, इसका जो पहली उपाधि है, पहला इसका जो अन्य नाम है वो है राम का प्रतिहार। क्या नाम है? राम का प्रतिहार। एक इसका नाम है दोस्तों लक्ष्मण के वंशज। ठीक है, एक इसका नाम है मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। एक अन्य नाम है इसका इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, और एक नाम है इसका नगावलोक। तो ये कुछ इसके अन्य नाम हैं, कुछ उपाधियाँ हैं इसकी, जो कि आपको याद रखना है। राम का प्रतिहार, लक्ष्मण के वंशज, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक, और नगावलोक। ठीक है, ये इसकी उपाधियाँ हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर नागभट्ट फर्स्ट को नारायण और मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर नागभट्ट फर्स्ट को नारायण और मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है।
इसके समय में दोस्तों एक अरबी शासक आया था जिसका नाम था जुनैद, ठीक है, और एक अरबी लेखक भी आया था जिसका नाम था अल बिलादुरी। तो दोस्तों यहाँ पर अरबी शासकों के बारे में भी प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है कि इसके समय में शासक आया था, अरबी शासक आया था जुनैद, और अरबी लेखक आया था अल बिलादुरी, और इसी का एक ग्रंथ है जिसके बारे में, जो कि अरबी शासक के बारे में लिखता है, जुनैद के बारे में, ठीक है ना। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है अल बिलादुरी के ग्रंथ से, ठीक है। दोस्तों आगे बात करें तो नागभट्ट फर्स्ट जो है ना, वो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने नागभट्ट फर्स्ट को अपने द्वारपाल नियुक्त किया था। देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक जो हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश को भी। तो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था दंती दुर्ग, इसने नागभट्ट फर्स्ट को जो है अपने यहाँ पर द्वारपाल नियुक्त किया था। ये भी आपको याद रखना है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि नागभट्ट फर्स्ट को अपने यहाँ पर द्वारपाल किसने नियुक्त किया था, तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने अपने यहाँ पर द्वारपाल इसको नियुक्त किया था, ठीक है। इसने दोस्तों अपनी दो राजधानी बनाई थी, पहली बनाई थी इसने भीनमाल जालोर में, और दूसरी बनाई थी इसने उज्जैन के अंदर, ठीक है। दो राजधानी बनाई थी इसने, पहली बनाई थी भीनमाल जालोर और दूसरी बनाई थी उज्जैन। जहाँ हमने मंडोर के अंदर नागभट्ट फर्स्ट को पढ़ा था, उसने राजधानी बनाया था मेड़ता को, इसने राजधानी बनाया है दो को, भीनमाल और जालोर को, जालोर और उज्जैन को, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे नागभट्ट फर्स्ट, और नागभट्ट फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा। अगला शासक आता है दोस्तों यहाँ पर कक्कुक या ककुस्त। कौन आता है? ककुस्त या कक्कुक। दोस्तों इसने मंडोर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, मंडोर में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ को राजपूताना का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूताना का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ कहते हैं। और पहला विजय स्तंभ कौन सा है राजपूताना का? वो है भरतपुर के अंदर, और ये बनाया था समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था, ठीक है, क्लियर। देखिए ककुस्त ने मंडोर में एक विजय स्तंभ बनाया था, और ये राजस्थान का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है। और पहला की बात करें तो पहला कौन सा है? तो पहला बना हुआ है समुद्रगुप्त द्वारा भरतपुर के अंदर, ठीक है। अगला शासक बनता है दोस्तों यहाँ पर वत्सराज। कौन बनता है यहाँ पर? अगला शासक है हमारा वत्सराज। पहला है नागभट्ट फर्स्ट, उसके बाद में ककुस्त, और अब बनता है वत्सराज। वत्सराज का जो कार्यकाल है वो है 783 से 795 ईस्वी। इसके पिता का नाम है देवराज, ठीक है, जिसे वराह अभिलेख के अंदर देल शक्ति कहा गया है। किसे कहा गया है? देवराज को देल शक्ति कहा गया है वराह अभिलेख के अंदर, ठीक है। तो यह याद रखें आप, वराह अभिलेख के अंदर देल शक्ति कहा गया है देवराज को, वत्सराज के पिता को। इसकी माता का नाम था भूयिका देवी। क्या नाम था? माता का नाम था भूयिका देवी, और ये भीनमाल में प्रतिहार वंश का संस्थापक है, ठीक है। तो याद रखें आप, भीनमाल के अंदर प्रतिहार वंश का संस्थापक है, ठीक है ना। और अगर बात करें नागभट्ट फर्स्ट की, तो उसने वहाँ पर साम्राज्य का विस्तार किया था, भीनमाल के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया था। हमने पढ़ा था वहाँ पर कि भीनमाल के अंदर जो नागभट्ट फर्स्ट है वो संस्थापक था, तो उसने जो है भीनमाल के अंदर यहाँ पर जो स्थापना की थी प्रतिहार वंश की। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो यहाँ पर वत्सराज जो है वो भीनमाल के अंदर वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। और इसी के समय से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जो कि 150 वर्षों तक चलता है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष ही आता है। ये बहुत ही पेचीदा है और आसानी से समझ में नहीं आता है। इसको हम बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही शानदार तरीके से आगे पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, और चुटकियों में आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें हम वत्सराज की, तो इसको रणहस्तिन की उपाधि दी गई है। किसको? वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह बहुत ही दानवीर था, और इसकी दानशीलता के कारण इसको कर्ण कहा गया है, इसको रणहस्तिन कहा गया है, ठीक है। अब बात करें हम दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष की, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि एक कन्नौज जगह है एमपी के अंदर, इस पर जो है उज्जैन के प्रतिहार, बंगाल का पालवंश और मान्यखेत राष्ट्रकूट जो है वो यहाँ पर, ये तीनों यहाँ पर जो है अपने अपने आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इसको जो है तीनों जीतना चाहते थे। किसको? कन्नौज को। अब होता क्या है कि इस समय कन्नौज पर जो है अधिकार होता है ना, वो होता है इंद्रायुध का। कन्नौज पर जो अधिकार था वो था इस समय इंद्रायुध का, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों,
यहाँ पर राष्ट्रकूट के अंदर एक शासक होता है जिसका नाम था ध्रुव। ठीक है, राष्ट्रकूट का एक शासक था ध्रुव। प्रतिहार वंश का शासक था इस समय वत्सराज, और पाल वंश का था यहाँ पर धर्मपाल, और कन्नौज का मैंने बताया आपको यहाँ पर इंद्रायुध का शासन था। अब क्या होता है दोस्तों, ये ध्रुव जो था ना, ये अटैक करता है वत्सराज पर। क्या करता है, ये ध्रुव अटैक करता है वत्सराज पर और वत्सराज को हरा देता है। यहाँ पर ध्रुव अटैक करता है वत्सराज पर और वत्सराज को हरा देता है, और साथ ही अटैक करता है ये धर्मपाल पर और धर्मपाल को भी हरा देता है। ठीक है ना, और इसी के साथ में अटैक करता है ये इंद्रायुध पर और इंद्रायुध को भी ये हरा देता है। तो बात करें हम ध्रुव की, तो ध्रुव बहुत ही शक्तिशाली था। इसने वत्सराज, धर्मपाल और इंद्रायुध तीनों को हरा दिया था। अब इंद्रायुध की जगह पर यहाँ पर क्या होता है कि चक्रायुध यहाँ पर इसकी जगह ले लेता है, और यहाँ पर चक्रायुध अब इसका शासन संभालता है कन्नौज का। देखिए दोस्तों, ध्रुव के बारे में एक खास बात है कि इसने जो है अपने कुल चिन्ह एल्बलम में गंगा यमुना चिन्ह अंकित करवाए थे। ठीक है ना, इसका एक कुल चिन्ह था एल्बलम, जिसके अंदर इसने गंगा यमुना के चित्र अंकित करवाए थे। ये ध्रुव के बारे में एक छोटी सी बात थी जो कि आपको याद रखनी है। वत्सराज की जब बात करें ना, तो वत्सराज की जानकारी हमें मिलती है राधनपुर और बनी डिंडोरी अभिलेख से। ठीक है, अगर इसकी जानकारी की बात करें कि इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो वत्सराज की जानकारी मिलती है राधनपुर और बनी डिंडोरी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल की जानकारी मिलती है संजन सूरत अभिलेख से। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष का, जिसमें ध्रुव अटैक करता है वत्सराज पर, धर्मपाल पर और कन्नौज के इंद्रायुध पर। इन तीनों को हरा देता है। इंद्रायुध की जगह ले लेता है चक्रायुध, और ध्रुव जो है यहाँ पर अधिकार नहीं करता है, ध्रुव यहाँ पर जो है शासन नहीं करता है, और वापस जो है अपने राष्ट्रकूट अपनी जगह पर लौट जाता है। ठीक है ना, वापस जो है अपने महाराष्ट्र अपनी जगह पर लौट जाता है। अब दोस्तों, वत्सराज के समय में एक बड़े ही विद्वान थे उद्योधन सूरी, जिन्होंने यहाँ पर कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी, और जिनसेन आचार्य ने यहाँ पर हरिवंश पुराण की रचना की थी। वत्सराज के समय में उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की और जिनसेन आचार्य ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है वत्सराज के बारे में। अब दोस्तों, वत्सराज के बारे में शासक बनता है नागभट्ट द्वितीय। कौन बनता है, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड का दोस्तों शासनकाल है वो है 795 से 833 ईस्वी। 795 से 833 ईस्वी तक नागभट्ट सेकंड यहाँ पर शासन करता है। और इस समय दोस्तों क्या होता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब इस समय क्या होता है कि राष्ट्रकूट में शासक होता है गोविंद थर्ड। पहले कौन था, ध्रुव। अब यहाँ पर होता है गोविंद थर्ड। प्रतिहार में होता है नागभट्ट सेकंड। पाल में होता है वहीं धर्मपाल, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, वत्सराज के समय था। और अब कन्नौज में इस जगह होता है चक्रायुध। इंद्रायुध को तो उस समय हार गया था, और यहाँ पर होता है चक्रायुध। अब क्या होता है दोस्तों कि इस समय गोविंद थर्ड जो है वो अटैक करता है नागभट्ट पर, नागभट्ट सेकंड पर, और नागभट्ट सेकंड यहाँ पर पराजित हो जाता है। और नागभट्ट सेकंड अटैक करता है धर्मपाल पर, और ये इसको हरा देता है। ठीक है ना, और फिर नागभट्ट सेकंड क्या करता है कि ये जो है अटैक करता है चक्रायुध पर, और चक्रायुध को हराकर इस कन्नौज को अपनी राजधानी बना देता है। और इसकी जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, वो फर्स्ट पार्ट था ध्रुव वाला। ये ध्रुव अटैक करता है यहाँ पर वत्सराज पर, धर्मपाल पर और इंद्रायुध पर। ठीक है, इंद्रायुध की जगह ले लेता है चक्रायुध, और ध्रुव चला जाता है वापस अपने राज्य के अंदर। ठीक है, अब आता है यहाँ पर गोविंद थर्ड, जो कि अटैक करता है नागभट्ट पर। नागभट्ट यहाँ पर पराजित हो जाता है। नागभट्ट अटैक करता है धर्मपाल पर, धर्मपाल को यहाँ पर हरा देता है, और फिर नागभट्ट अटैक करता है चक्रायुध पर, तो चक्रायुध को भी यहाँ पर हरा देता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बना देता है। और इसकी जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में। क्लियर, दो पार्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, अब देखिए, तो नागभट्ट सेकंड ने बहुत सारी जगहों को यहाँ पर जीता था, जो कि भारतवर्ष के पुराने नाम हैं और ये नए नाम हैं। ठीक है ना, तो इसने अनर्थ को जीता था, जो कि अभी वर्तमान में काठियावाड़ है। इसने मालवा प्रदेश को जीता था, जो कि वर्तमान में एमपी है। इसने किरात प्रदेश को जीता था, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसने तुरस्क प्रदेश को जीता था, जो कि पश्चिमी भारत का एक मुस्लिम राज्य है। इसने वत्स कौशाम्बी को भी जीत लिया था, और मत्स्य यानी कि पूर्वी राजस्थान के भाग को भी इसने अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है ना, अब बात करें हम
नागभट्ट सेकंड के ग्रंथों के बारे में, तो इसके समय में एक चंद्रप्रभा सूरी नामक विद्वान थे जिन्होंने प्रभावक चरित नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। चंद्रप्रभा सूरी ने प्रभावक चरित्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, नागभट्ट सेकंड ने गंगा में अवतरण करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। दोस्तों, नागभट्ट सेकंड भगवती देवी का उपासक था। इसकी एक रानी थी जिसका नाम था इष्ट देवी, जिससे इसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था रामभद्र। इसने 3 वर्ष तक शासन किया था और ये बहुत ही इसका शासनकाल बहुत ही खराब था और ये प्रत्यार वंश की अवनति का काल कहा जाता है। ठीक है। नागभट्ट सेकंड के समय में एक ग्रंथ लिखा गया था प्रभावक चरित्र, जो कि चंद्रप्रभा सूरी द्वारा लिखा गया था। इसने गंगा में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था और ये भगवती देवी का उपासक था। इसकी रानी थी इष्ट देवी, जिससे इसका पुत्र उत्पन्न हुआ था रामभद्र, और जिसने लगभग 3 वर्ष तक शासन किया था और ये प्रत्यार वंश की अवनति का काल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला शासक बनता है दोस्तों मिहिर भोज। ठीक है, अगला शासक बनता है यहाँ पर मिहिर भोज। इसका दोस्तों शासनकाल है 836 से 885 ईस्वी। इसके पिता का नाम है रामभद्र, माता का नाम है अप्पा देवी। ठीक है, इसकी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है, वो मिलती है वराह अभिलेख से। ठीक है, इसका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख जो है वो है ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, जिसमें इसको आदि वराह की उपाधि दी गई है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है इसका ग्वालियर प्रशस्ति और इसमें आदि वराह की उपाधि दी गई है। दोस्तों, इसका एक दौलतपुर अभिलेख है जिसमें इसको प्रभास की उपाधि दी गई है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दौलतपुर अभिलेख जिसमें इसको प्रभास की उपाधि दी गई है। दोस्तों, बात करें मिहिर भोज के समय में, तो मिहिर भोज के काल में एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी जो कि कवि कल्हण द्वारा लिखा गया था, राजतरंगिणी। ठीक है, इसके काल में एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था कवि कल्हण द्वारा और राजतरंगिणी। दोस्तों, इसके समय में एक अरब यात्री सुलेमान आया था जिसने इसको इस्लाम का शत्रु और जुर्ज कहा था। ठीक है, इसके समय में एक अरब यात्री आया था सुलेमान, जिसने इसको इस्लाम का शत्रु और या जुर्ज कहा था। ठीक है, इसके समय में कुछ सिक्के चले थे। इसने एक द्रुम नामक सिक्का चलाया था और कुछ सोने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, जिस पर श्रीमद आदिवराह अंकित किया गया था। ठीक है, एक तो सिक्का चलाया था इसने द्रुम नामक और एक सोने चांदी के सिक्के चलाए थे जिस पर इसने श्रीमद आदिवराह अंकित करवाया था। ठीक है, और इसको प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर ली थी और हत्या करके ये शासक बना था, तो इसलिए इसको प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है मिहिर भोज को। ठीक है, मिहिर भोज के समय देखिए दोस्तों, ऊपर हमने पढ़ा था वत्सराज के समय में दुर्ग शासक था राष्ट्रकूट का, जो कि प्रतिहारों में वत्सराज पर अटैक करता है और बंगाल में धर्मपाल पर अटैक करता है और वहाँ पर इंद्रायुद्ध पर अटैक करता है कन्नौज में, और इंद्रायुद्ध को हराकर चक्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध हारता है तो वहाँ पर चक्रायुद्ध जो है शासन संभालता है। ठीक है, और ध्रुव अपने राज्य वापस लौट जाता है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर गोविंद थर्ड दोस्तों जो है वो अटैक करता है नागभट्ट सेकंड पर और नागभट्ट धर्मपाल पर। फिर नागभट्ट सेकंड अटैक करता है धर्मपाल पर, धर्मपाल को हराता है, और फिर नागभट्ट जो है सेकंड अटैक करता है चक्रायुद्ध पर, चक्रायुद्ध को हराकर फिर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब आता है और वापस से गोविंद थर्ड वापस अपने राज्य की ओर चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है कृष्ण थर्ड। यहाँ पर दोस्तों कृष्ण थर्ड है, सेकंड नहीं है, कृष्ण थर्ड है। कृष्ण थर्ड दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रकूट के अंदर था कृष्ण थर्ड, प्रतिहार वंश के अंदर था मिहिर भोज, पाल वंश के अंदर था यहाँ पर नारायण पाल। ठीक है, और कन्नौज पर तो इसका अधिकार था ही प्रतिहारों का। ठीक है, अब दोस्तों क्या करता है कि मिहिर भोज अटैक करता है इस समय कृष्ण थर्ड पर और कृष्ण थर्ड को यहाँ पर हरा देता है, और इधर अटैक करता है नारायण पाल पर और नारायण पाल को यहाँ पर हरा देता है, और उज्जैन पर फिर से अधिकार कर लेता है और कन्नौज को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर मिहिर भोज एक ताकतवर शासक था जिसने अंत में कृष्ण थर्ड पर अटैक किया, नारायण पाल पर अटैक किया बंगाल में, और इन दोनों को हरा करके फिर जो है उज्जैन पर अपना अधिकार कर लेता है और कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लेता है। तो ये था दोस्तों कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। आगे हम दोस्तों कुछ और शासक हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे एक वीडियो के अंदर, जो है हमारा ये नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा प्रतिहार वंश कंप्लीट हो जाएगा। ये तीसरा वीडियो था जिसमें हमने
वत्सराज के बारे में, नागभट्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा, वत्सराज के बारे में पढ़ा, और नागभट्ट सेकंड के बारे में पढ़ा, और मिहिर भोज के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था यहाँ पर कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को समझने की कोशिश की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो कल आपको शाम 5 बजे मिल जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सेकंड ग्रेड की लगातार क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास ही बेल का आइकन है उसको दबा के रखें।